जब जीडीपी की गणना करते हैं तो अपन वस्तुओं और सेवाओं को देखते हैं। वस्तुओं के बारे में अपन ने कल बात कर ली थी, अब बात करते हैं सेवाओं के बारे में। तो यूपीएससी पीटी में यहाँ से कौन कौन सा प्रश्न पूछ सकता है उसके बारे में देखते हैं। देखो सेवाएं क्या होती है, अदृश्य उत्पाद होता है। वस्तुएं क्या होती है, दृश्य उत्पाद होता है। सेवाओं को 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है, सामान्य सेवा, पेशेवर सेवाएं या लोक सेवाएं। सामान्य सेवाएं क्या होती है, जो होटल या परिवहन में कार्य करते हैं ना जो लोग, उनको सामान्य सेवाओं के अंदर गिना जाता है। लेकिन जो पेशेवर सेवाएं होती हैं, पेशेवर सेवाओं के लिए एक विशेषज्ञ चाहिए होता है, यानी उसको उस क्षेत्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे वित्तीय क्षेत्र हुआ, वित्तीय क्षेत्र में जो बैंकिंग वगैरह हुआ, रियल इस्टेट हुआ, इनके बारे में जो सेवाएं होती हैं वो पेशेवर सेवाओं के अंदर आती है। भारत अन्य देशों में सेवाओं का निर्यात करता है। अपन ज़्यादातर सेवाएं जो वित्तीय सेवाएं होती हैं ना, जो भारत दूसरे देशों में निर्यात वगैरह करता है। अच्छा, एक बात आपको पता होनी चाहिए, जो पेशेवर सेवाएं होती हैं ना, तो भारत में टैक्स उनका अधिक है। जैसे वित्तीय सेवाएं या रियल एस्टेट से संबंधित कोई भी कोई आईटी खोल रहा है अपनी, तो भारत में अधिक टैक्स देना पड़ता है। इसके लिए क्या करते हैं, जो अपने भारतीय नागरिक कोई दूसरे देश में जैसे यूएई वगैरह में चले जाएंगे, वहाँ पर टैक्स कम है, तो वहाँ जाके अपनी कंपनी को ओपन करेंगे और फिर वो भारत में सेवा देंगे। मतलब भारत का नागरिक है, विदेश में जा रहा है और फिर सेवा दे रहा है। तो इसके लिए भारत सरकार क्या कर रही है कि उनको वापस देश में लाने के लिए उनको एक आय में छूट दे रही है। मतलब जो भी टैक्स वगैरह देते हैं उसके आयकर में छूट दे रही है, ताकि वो विदेश की जगह वापस अपने देश में आ जाएं और यहाँ से ही कंपनी का शुरू करें, ताकि बाद में आय जनरेट होगी और अपन सेवाओं का निर्यात कर पाएंगे। तो जो आयकर में छूट दे रहे हैं ना इनको, उसको क्या बोलते हैं, सेफ हार्बर रूल। ध्यान रखना, सेफ हार्बर रूल किससे संबंधित है, जो चैंपियन सेक्टर है। चैंपियन सेक्टर जो अपन अभी जिस सेक्टर की बात की थी, जो विदेश में जाके अपनी सेवाएं दे रहा है, वो है चैंपियन सेक्टर। चैंपियन सेक्टर से रिलेटेड है सेफ हार्बर रूल, जिसमें क्या करते हैं, भारत में वापस उनको पुनर्स्थापित करने के लिए उनके आयकर में छूट दिया जाता है। तो समझ में आया। पेशेवर सेवाओं के अंदर ये इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि सेफ हार्बर रूल और चैंपियन सेक्टर से रिलेटेड भारत में जो विदेश में चले जाते हैं और वहाँ जाके सेवाएं देती हैं, यानी सेवा का निर्यात करते हैं विदेश से। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, जब उनको अपन भारत में लेके आ जाएंगे तो भारत जो सेवा पहले विदेश से आयात कर रहा था, सेम सेवा भारत की सेवा जो आयात कर रहा था, लेकिन अब वो यदि वो भारत में आ जाएगी तो वो सेवा का निर्यात कर पाएगा, तो इससे भारत को फ़ायदा होगा। तो इनको पुनर्स्थापित करने के लिए इस सेक्टर को चैंपियन सेक्टर बोलते हैं और इनके लिए सेफ हार्बर रूल लागू किया गया है, जिसमें आयकर में छूट दी जाती है। तीसरी प्रकार की सेवाएं होती हैं लोक सेवाएं। लोक सेवा में जैसे कौन सेवा, जो अपन किसी की मदद करने के लिए, है ना, लोक सेवा जन कल्याण के लिए, जैसे लोक प्रशासन हुआ, रक्षा हुआ, शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, ये आती हैं लोक सेवाओं के अंदर। तो भारत सरकार द्वारा सामान्य सेवाओं को 3 प्रकार विभाजित किया जाता है, सामान्य सेवा, पेशेवर सेवा और लोक सेवा। पेशेवर सेवा में ध्यान रखना चैंपियन सेक्टर के बारे में और सेफ हार्बर रूल के बारे में। अच्छा, WTO द्वारा सेवा निर्वात को, जो WTO है वो जो WTO क्या काम करता है, व्यापार से संबंधित है। तो जो व्यापार में जो सेवाओं का निर्यात होता है वो किस किस प्रकार से वर्गीकरण करेगा वो देखते हैं। तो पहला देखते हैं मोड 1, वर्गीकरण का आधार है ना, ये मोड 1। इसमें क्या होता है कि जो सेवा देने वाला जो सेवादाता है उसको क्या बोलेंगे, सेवा प्रदाता, है ना। और जो दूसरा व्यक्ति का अंश होगा जो सेवा लेगा। दो ही तो काम हो सकते हैं ना, एक व्यक्ति होगा जो सेवा दे रहा है, दूसरा उसकी सेवा ले रहा है। तो इसमें जो मोड 1 होते हैं उसमें क्या होता है कि सेवा प्रदाता और सेवा ग्राहक दोनों अपने अपने देश में होते हैं। जैसे यूट्यूब हुआ, यूट्यूब आज कंटेंट मैं बना रहा हूँ, मेरा वीडियो देखने वाला कोई दूसरे देश में होगा, तो मैं अपने देश में हूँ सेवा देने वाला, और सेवा जो ग्रहण कर रहा है वो अपने देश में होगा। तो ये मोड 1 में आती है। इनको क्या बोलते हैं, बॉर्डर के पार व्यापार, यानी दोनों अपने अपने बॉर्डर के पार है ना। तो मोड 1 में कौन सी सेवाएं आई, जो जिसमें सेवा प्रदाता और सेवा ग्राहक दोनों अपने अपने देश के अंदर हैं। मोड 2 में यानी विदेश में उपभोग। मोड 2 में क्या होता है, विदेश में जाके उपभोग। जो इसमें क्या होता है, जो सेवा ग्राहक होता है वो सेवा प्रदाता के देश में जाता है। जो मतलब जैसे इसमें हो गया पर्यटन। अब अपने यहाँ कोई पर्यटन है अपना भारत में, तो यहाँ की सेवा लेने की, इसकी पर्यटन की सेवा लेने के लिए विदेश से व्यक्ति आएगा ना कि अपन अपना पर्यटन क्षेत्र ले जाके वहाँ जाके सेवा देंगे। तो जो
सेवा ग्राहक है, मतलब जो दूसरे देश से आने वाला विदेशी वो अपने देश में आ रहा है और अपने देश में आके सेवा ग्रहण कर रहा है। तो जो सेवाएं जो दूसरे देश में जाके अपन ग्रहण करते हैं, यानी विदेश में जाके उनका उपभोग कर रहे हैं, उनको मोड 2 के अंदर लाते हैं, जैसे पर्यटन वगैरह हुआ। अच्छा, मोड 3 में क्या आएगा? सेवा प्रदाता सेवा ग्राहक के देश में जाएगा। दो स्थिति बन चुकी, एक तो दोनों अपने अपने देश में, दूसरा जो सेवा जिसको सेवा चाहिए वो सेवा देने वाले के देश में आ गया। तीसरा, अब सेवा देने वाला जिसको सेवा चाहिए उसके देश में जाएगा। जैसे जो अपने डॉक्टर वगैरह हुआ, डॉक्टर क्या करता है, वो जिसको सेवा चाहिए यानी जहाँ पर वो जो मरीज वगैरह है, जिस देश में जहाँ पर वो हॉस्पिटल ज्वाइन करेगा उसके देश में जाएगा ना, उसको क्या बोलते हैं? मोड 3 के अंदर आते हैं। उसको बोलते हैं विदेश में वाणिज्यिक पहुँच, यानी अपनी जो वाणिज्यिक पहुँच है ना वो दूसरे देश में चली गई। जैसे जो अपना SBI हुआ, IIT हुआ, जो SBI संस्था जो दूसरे देशों में ओपन है, जैसे सिंगापुर में SBI संस्था ओपन है, IIT जो अपनी संस्थाएं इथोपिया वगैरह में जो भी ओपन वगैरह करी है, तो ये कौन सी आती है? मोड 3 में। ध्यान रखें ये वर्गीकरण इंपॉर्टेंट है, WT का वर्गीकरण इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मोड जो 4 होता है उसमें क्या आता है? मोड 4 में श्रम का ही आवागमन होता है। जैसे जो एक श्रमिक दूसरे देश में जा रहा है ना, जैसे इजराइल भारतीय श्रमिकों को बुला रहा है, या भारतीय श्रमिक कतर वगैरह दूसरे देशों में जाता है, तो ये श्रम का आवागमन है। तो मोड 4 में कौन सा आता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम का आवागमन। तो समझ में आया WTO द्वारा सेवाओं का निर्यात, जिसमें मोड 1 में दोनों अपने अपने देश में सेवा लेने वाला और सेवा देने वाला। मोड 2 में जो सेवा देने वाला है और जो सेवा लेने वाला है, जो सेवा लेने वाला है वो सेवा देने वाले के देश में आता है, यानी दूसरे विदेश में जाके अपन सेवा ले रहे हैं। मोड 3 में विदेश में जाके सेवा दे रहे हैं। मोड 4 में श्रम का आवागमन होता है, जो श्रमिक वगैरह एक देश से दूसरे देश में जाते हैं वो मोड 4 में आते हैं। अच्छा, भारत सरकार द्वारा एक माइक शुरू किए गई है। माइक क्या है? मीटिंग इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस एक्सचेंज है क्या? अच्छा, मीटिंग इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस, सॉरी मेरे दिमाग से मिस हो रहा है। तो इसमें क्या होता है वो देखते हैं। मेन इंपॉर्टेंट तो वही है ना, इसमें इस प्रकार का अपन अवसंरचनात्मक विकास कर रहे हैं ताकि उसको केवल एक बार उपयोग न किया जा सके, उसको अलग अलग तरीके से अपन उसका उपयोग कर सकते हैं। वहाँ पर मीटिंग भी कर सकते हैं, उसको किसी एग्जीबिशन के लिए भी काम में ले सकते हैं, उसको कॉन्फ्रेंस के लिए भी काम में ले सकते हैं। जैसे अपनी G20 की मीटिंग कहाँ हुई थी? भारत मंडपम में। भारत मंडपम में केवल वो मीटिंग ही नहीं हुई, वहाँ पर वो मीटिंग तो हो गई, उसके अलावा उसको किसी को अपन क्रिया करने के लिए, उसको उपयोग करने के लिए दे देते हैं उधार पे, या वहाँ पर कोई दूसरे देश कोई और दूसरी कॉन्फ्रेंस भी करवा सकते हैं। तो अपन इस तरह की अवसंरचना का विकास कर रहे हैं ताकि उसका अलग अलग तरीके से उपयोग किया जा सके। तो इससे क्या होगा? सेवा निर्यात में वृद्धि होगी। जैसे कोई दूसरा देश है, वो भारत में आया, वो अपनी कोई मीटिंग वगैरह करना चाहता है, कोई बड़ी कंपनी होगी, मीटिंग वगैरह करने के लिए उसको एक हॉल चाहिए, तो अपन इस प्रकार के निर्माण कर रहे हैं ताकि अपने भी काम में ले सकते हैं, किसी दूसरे को निर्यात भी कर सकते हैं उसको। तो इनको क्या बोलते हैं? माइक वाली इनिशिएटिव चल रही है ना। तो ध्यान रखना, माइक किससे रिलेटेड है? अवसंरचना विकास से, जिसमें मीटिंग इनिशिएटिव वगैरह कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? सेवा निर्यात में वृद्धि करना। तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब बात करते हैं उत्पादन। GDP में सेवा होती है, वस्तु होती है, इनका उत्पादन है ना, एक साल में देखते हैं ना। तो बात करते हैं उत्पादन, ताकि जब GDP पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, उत्पादन के साधन कौन कौन से हो सकते हैं? भूमि हुई, भूमि में क्या, जैसे या तो केवल भूमि नहीं आ गई कि हाँ भाई कोई नई ज़मीन खरीदा है वही उत्पादन का साधन होगा, नहीं, भूमि के अंदर किराया भी शामिल है। अपन किसी किराए की दुकान में कार्य कर रहे हैं तो किराया भी भूमि के अंदर भी शामिल आ जाता है। श्रम में क्या आता है? श्रम में ध्यान रखना, श्रमिक कौन सा होता है? वो नहीं होता जो कार्य कर रहा है। श्रम के लिए आवश्यक है इच्छा होनी चाहिए, उसमें वो कौशल होना चाहिए, जो श्रम कर रहा है उसके लिए कौशल होना चाहिए, और क्षमता होनी चाहिए, श्रम करने की क्षमता। ऐसा नहीं है कि कोई बीमार व्यक्ति कौशल काम करना चाहता है तो उसको श्रमिक मान लिया जाएगा, नहीं। श्रम के लिए क्या आवश्यक है? इच्छा होनी चाहिए, कौशल होना चाहिए, और उसमें वो कार्य करने की क्षमता भी होनी चाहिए। इस श्रम को क्या बोलते हैं अपन? मानव पूंजी। उद्यमिता में क्या आता है? प्रबंधन क्षमता, और जो उद्यमिता में लाभ भी आता है। अपन जो लाभ कमाएगा कोई व्यक्ति अपना कार्य करके, वो उद्यमिता के अंदर ही आता है। आगे देखेंगे जब GDP के बारे में आय की गणना करेंगे, GDP की जो विधियाँ होती है ना, उनमें जब देखेंगे उद्यमिता के बारे में, तो इसलिए अच्छे से देख लो, ये जरूरी है। UPSC PT में आपको पता होगा GDP की गणना विधि के बारे में प्रश्न पूछ चुका है।
और पूंजी क्या क्या होती है? पूंजी है तो मानव पूंजी। मानव पूंजी क्या उनसे होती है? ये कोई व्यक्ति हुआ जो उसमें कौशल है और क्षमता है कोई भी कार्य करने की, वो हो गया मानव पूंजी। हर क्या सभी मानव पूंजी है? नहीं। कुछ बेरोजगार नहीं, कुछ ऐसे निठल्ले हैं जिनको दिमाग नाम की उसमें चीज़ है नहीं और वो काम करने के लिए तैयार है, वो मानव पूंजी में नहीं आएगा। सामाजिक पूंजी क्या होती है? सामाजिक पूंजी में क्या देखो, आपसी सामंजस्य होना चाहिए। सामाजिक पूंजी है नहीं, जैसे समाज हो गया भाई, अपना समाज हो गया, यहाँ पर अनेक प्रकार के व्यक्ति हैं, आपसे इनमें सहभागिता होनी चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, ये है सामाजिक पूंजी। भरोसा होना चाहिए एक दूसरे पर, ये सामाजिक पूंजी होती है। जैसे एग्जांपल के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं वो सामाजिक पूंजी का हिस्सा है। ये कुछ अलग अलग समाज के अलग अलग व्यक्ति आके एक ग्रुप बना रखे हैं ना, वो सामाजिक पूंजी है। भौतिक पूंजी में जो भी अपनी पूंजी वगैरह हुई, जैसे भौतिक पूंजी में जो अपना धन हो गया, धन क्या है? भौतिक पूंजी। अच्छा, भौतिक पूंजी में केवल धन ही शामिल है, इसमें वो सभी वस्तुएं या वो सभी धन शामिल है जो उनकी तुरंत तरलता पे, अपन तरलता चाहिए तो तुरंत तरलता में परिवर्तित हो सके। जैसे सोना हुआ, भारत के अंदर सोना या प्रतिभूति, ये भी भौतिक पूंजी के अंदर ही आती है, क्योंकि इनकी तुरंत इनकी तरलता कर सकते हैं ना। जो अपना सोना हुआ, बैंक में जाके उसको तुरंत तरलता के अंदर परिवर्तित कर सकते हैं, या प्रतिभूति हुई, उनको भी अपन तुरंत तरलता के अंदर परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये आते हैं भौतिक पूंजी के अंदर। ध्यान रखना, पूंजी के अंदर केवल रुपए शामिल नहीं है, उसमें मानव पूंजी भी शामिल है, सामाजिक पूंजी भी शामिल है और भौतिक पूंजी भी शामिल है। अब बात करते हैं एसेट। अच्छा, अपन जगह जगह सुनते रहते हैं कि एसेट एसेट एसेट, है ना। एसेट होते क्या है? देखो, एसेट कोई भी वो वस्तु हो गई जिसमें स्वामित्व, जैसे एक वस्तु हो गई, यदि वो मेरे पास है तो मेरा उसमें स्वामित्व है, यानी इस वस्तु पर मेरा स्वामित्व है, तो मैं आर्थिक रूप से अधिक मजबूत हो गया, यानी मैं अमीर हो रहा हूँ, है ना, आर्थिक समृद्ध हो रहा हूँ। तो स्रोत, इसको एसेट किसको बोलते हैं? वो स्रोत जिनके स्वामित्व, यदि अपने पास उनका स्वामित्व है तो अपन आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं। मेरे पास गाड़ी है, वो मेरा एसेट है ना। मेरे पास ज़मीन है, ज़मीन मेरा एसेट है, क्योंकि ज़मीन की वजह से मैं समृद्ध हो रहा हूँ। लेकिन जिम्मेदारी, यदि कोई जैसे मेरी जिम्मेदारी हो गई कि मुझे पेंशन वगैरह देनी है, किसी व्यक्ति को अपनी पेंशन देनी है, उसको छात्रवृत्ति देनी है, तो वो मेरी जिम्मेदारी है ना, क्योंकि मुझे उसको भुगतान करना है। मैं कोई लोन ले रखा हूँ, लोन का मुझे ऋण देना है, तो वो भी मेरी जिम्मेदारी है ना। तो उन जिम्मेदारी को अपन देयताएँ बोलते हैं, यानी उनका भुगतान करें, ताकि देयता में क्या गई, उन जिम्मेदारियाँ वो भुगतान जिनकी वजह से अपन आर्थिक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं। कोई दो प्रकार हो गए, एसेट या देयताएं। या तो अपन आर्थिक रूप से मजबूत होंगे या आर्थिक रूप से कमजोर होंगे। आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं उनको एसेट बोलते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके देयताएं बोल रहे हैं। अच्छा, मैंने पहले पिछली टॉपिक में बताया था कि स्थायी पूंजी के बारे में। मैंने स्थायी पूंजी के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। स्थायी पूंजी क्या होती है? जिसकी आयु 3 से अधिक वर्ष की होती है, यानी वो आर्थिक स्रोत है जिनकी औसत आयु 15 वर्ष से अधिक होती है। 3 वर्ष से अधिक अस्थायी कौन से होते हैं? जिनकी आयु 3 वर्ष से कम होती है। और आर्थिक स्थायी पूंजी जिनकी औसत आयु 15 वर्ष से अधिक होती है, यानी 3 वर्ष से अधिक में आएगा और 15 औसत आयु लगभग 15 वर्ष के समथिंग होती है। तो अपने पास जितनी अधिक स्थायी पूंजी होगी, स्थायी पूंजी में एक फैक्ट बताया था कि इनमें एक रिसाइकिल वैल्यू भी होती है, ध्यान रखना। और ये रिसाइकिल वैल्यू अपने काम कहाँ आएगी? मूल्य ह्रास में। जब अपन जीडीपी से जीएनपी की गणना करेंगे और एनएनपी की गणना करेंगे, इनमें अपन मूल्यह्रास को घटाते हैं। जीडीपी से जब मूल्यह्रास को घटाते हैं तो जीएनपी आता है। एक मिनट, सॉरी, जीडीपी से जब अपन मूल्यह्रास घटा देंगे, यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से अपन मूल्यह्रास घटाएंगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आएगा। तो तब इसकी अपन बात करेंगे। तो ध्यान रखना, जो भी स्थायी पूंजी होती है उसमें रिसाइकिल वैल्यू होती है और उसका हर साल मूल्य ह्रास होता है। मूल्य ह्रास का मतलब कैसे हो गया कि कोई भी मशीन हो गई, मशीन की कीमत आज जितनी खरीदे वो उतनी नहीं है ना। जैसे गाड़ी आज अपन खरीद ली, अपन उसको वापस बेचेंगे तो 15 लाख की गाड़ी को अपन 10 लाख में बेच रहे हैं, लेकिन 10 साल बाद बेचेंगे तो उस गाड़ी की कीमत 1-2 लाख रह जाएगी ना, तो मतलब उसकी वैल्यू उसमें गिसावट होती जा रही है ना। तो यही मूल्य ह्रास है। तो स्थायी पूंजी आर्थिक स्रोत जिनकी औसत आयु 15 वर्ष से अधिक है।
तो जो भी आर्थिक स्रोत होते हैं यानी स्थायी पूंजी जो भी है, तो जो भी मशीन है, मशीन स्थायी पूंजी में आ रही है। तो इस जितनी अधिक अपने पास मशीन होगी अपन आर्थिक विकास कर पाएंगे ना। मशीन यदि अधिक है तो अपन उत्पादन अधिक कर पाएंगे। तो नॉर्मली ये माना जाता है यदि अपने पास स्थायी पूंजी की अधिकता है, यानी जितनी अधिक स्थायी पूंजी है अपना उत्पादन उतना ही अधिक होगा। तो और एक वर्ष में जब अपन जैसे आज हो गया, आज से लेके एक वर्ष के अंदर आज जितनी स्थायी पूंजी है, मान लो 100 स्थायी पूंजी है, एक साल बाद अपनी 200 हो गई। तो इस एक समयांतराल के अंदर जो स्थायी पूंजी में वृद्धि हो रही है ना, इसको बोलते हैं स्थायी पूंजी निर्माण के दर। यानी एक साल के अंदर अपन 100 का निर्माण कर लिया है, तो ये क्या है, स्थायी पूंजी की निर्माण दर। अच्छा, स्थायी पूंजी यानी एक तो इसको क्या बोलते हैं अपन, GFCF, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये जितना अधिक होगा माना जाता है कि उस देश में आर्थिक विकास उतना ही अधिक हो रहा है। अच्छा, स्थायी पूंजी निर्माण दर मैंने बता दिया कि 2 समय अंतरालों के बीच का देखते हैं, यानी स्थायी पूंजी स्टॉक में एक 2 समय अंतरालों के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, और इसको 2 समय अंतराल क्या बोलते हैं, फ्लो बोलते हैं। तो GFCF की बात करते हैं, सकल स्थायी पूंजी निर्माण, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अच्छा, भारत में इसकी औसतन दर 30% है। जो अपन स्थायी पूंजी का निर्माण कर रहे हैं ना, उसकी दर कितनी है, 30%, ध्यान रखना। मोसपाई के द्वारा GFCF को 2 भागों में वितरित किया गया है। या तो हो गए कि जिससे एक तो निर्माण गतिविधि हो रही है, कोई भी अपन बिल्डिंग वगैरह बना रही है, एक तो वो आ गया। दूसरा आता है जो भी कोई अपन मशीन वगैरह खरीद रहे हैं, मशीन हो गया, कोई उपकरण हो गया, या पशुधन। ध्यान रखना, पशुधन भी किस में आता है, GFCF के अंदर आता है। पशुधन और सॉफ्टवेयर दोनों GFCF के अंदर आता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये तो हो गया ना कि निर्माण गतिविधि, और दूसरा मशीनरी उपकरण, पशुधन और सॉफ्टवेयर। जो FITI के लिए जो फैक्ट है वो ये है कि जो रक्षा से संबंधित जो सभी देशों द्वारा ये तय किया गया कि जो अपन रक्षा में विकास कर रहे हैं ना, इसको अपन GFCF के अंदर नहीं गिने देंगे। क्योंकि रक्षा के अंदर अपन मिसाइल वगैरह बना रहे हैं, तो हथियार वगैरह बना रहे हैं, उसको अपन GFCF के अंदर नहीं गिनेंगे। वरना तो देश, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो केवल हथियार वगैरह बनाने में ध्यान दे रहे हैं, तो इसका मतलब तो उनकी जो ग्रोस फिक्स्ड जो कैपिटल है वो बहुत अधिक हो गई। नहीं, अपन रक्षा से रिलेटेड इन चीज़ों को इनको अंदर नहीं गिनते GFCF के अंदर। लेकिन जो रक्षा के अंदर जो व्यक्ति वगैरह है, जैसे कोई शिक्षा का क्षेत्र, रक्षा के क्षेत्र के अंदर कोई शिक्षा ओपन कर दी गई, जैसे कोई स्कूल वगैरह ओपन की गई है, या फिर अस्पतालों का निर्माण किया गया है, जैसे आर्मी हॉस्पिटल होती है ना, उनका निर्माण किया गया है, वो GFCF के अंदर आएंगे। लेकिन जो उपकरण वगैरह यानी जो हथियार वगैरह आते हैं वो GFCF के अंदर नहीं आते। ये PT का फैक्ट है, ध्यान रखना। क्या है कि रक्षा के उपकरण वगैरह GFCF के अंदर शामिल नहीं होते, लेकिन जो हॉस्पिटल वगैरह हुई, शिक्षा वगैरह हुई, यानी जो लोक कल्याण की जो वस्तुएं वगैरह हुई, वो GFCF के अंदर जोड़ा जाता है उनको। GFCF 2 प्रकार के होते हैं मोसपाई के अनुसार। मोसपाई क्या है, जो अपना उनकी गणना वगैरह करता है, जो तो विभिन्न प्रकार के जो निर्माण गतिविधि हुई, बिल्डिंग वगैरह। दूसरी मशीन, बिल्डिंग बन गई। अब इसको याद करने का तरीका बताऊँ, एक बिल्डिंग बन गई, बिल्डिंग में अपने को उपकरण चाहिए, यानी मशीन चाहिए और उपकरण चाहिए। इनका उपयोग कौन करेगा, मानव करेगा ना, तो आ गया पशुधन के अंदर। मानव किसके द्वारा, सॉफ्टवेयर के द्वारा ही उपयोग करेगा, तो आ गया सॉफ्टवेयर। तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, मैंने इतना डिटेल से इसको बताया क्योंकि ये PT में PYQ का पर्सन है, इसलिए इस पर थोड़ा डिटेल से मैंने बताया है। अच्छा, कार्यशील पूंजी क्या होती है। कार्यशील वो पूंजी होती है जो अपनी जो एसेट होती है, एसेट और लाइबिलिटी मैंने बताया था ना, एसेट और लाइबिलिटी के बीच का जो अंतर होता है ना, उसको अपन कार्यशील पूंजी बोलते हैं। कि इतने अपने पास रुपए है, इतनी अपने को देना है, इसके बीच में जो पूंजी बच गई वो हो गई अपना कार्यशील पूंजी, जिसका अपन उपयोग कर सकते हैं। तो समझ आया, कार्यशील पूंजी अपने पास जितना धन है, जिससे अपनी आर्थिक समृद्धि हो रही है, जो अपनी लाइबिलिटी है यानी अपना देयता बन रही है, उनके बीच का जो अपना अंतर है, जितनी आय या पूंजी अपने पास उपलब्ध है, उसको बोलते हैं कार्यशील पूंजी। दूसरी होती है आर्थिक पूंजी। आर्थिक पूंजी में वित्तीय संस्थान द्वारा अपने शुद्ध लाभ से पृथक की हुई, यानी अपना जो लाभ हो गया, 1000 रुपये का अपन ने सामान बेचा, उसमें से 10 रुपये का लाभ हो गया, इस लाभ से अपन एक धनराशि पृथक कर लेंगे, यानी 5 रुपये अपने मान लो पृथक कर लिया। ये पृथक क्यों करेंगे, ताकि कभी अपने पास संकट वगैरह आ गए, अपन कभी घाटे में चले गए, तो इस 5 रुपये का उपयोग करके उस घाटे को बराबर कर सके। तो जोखिम को अप्रभावी करने के लिए जो वित्तीय संस्थान होती हैं
वो अपने शुद्ध लाभ से एक धनराशि पृथक करती है। तो पूंजी 3 प्रकार की हो गई। कौन कौन सी? स्थायी पूंजी, जिसमें स्थायी पूंजी में इंपॉर्टेंट है जीएफसीएफ, और जितनी अधिक अपनी जीएफसीएफ की वृद्धि होगी यानी अपना आर्थिक विकास में वृद्धि होती जा रही है। दूसरी हो गई कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी क्या हुआ? एसेट और जो लाइबिलिटी, अपना जो देयता है और जो अपने पास धन उपलब्ध है जिससे अपनी समृद्धि हो रही है, उन दोनों के बीच में जो अंतर हो गया, यानी अपनी एसेट हो गया मान लो 1000 हो गया, लेकिन उनमें से अपनी जो देयताएँ बन रही है, जैसे देयता में कौन कौन सी आती हैं? जैसे अपने को किसी को देना है, जिससे अपनी नुकसान हो रहा है, मतलब धन की कमी हो रही है, वो मान लो 100 रुपये है, तो बीच की जो राशि हो गई कितनी हो गई? 900। तो ये 900 क्या है? अपनी कार्यशील पूंजी है। आर्थिक पूंजी क्या हो गई कि अपन उस अपनी लाभ, कोई भी अपना लाभ हो गया, 100 रुपये का लाभ होगा, 100 रुपये में से अपन एक धनराशि पृथक कर लेंगे। क्यों ये धनराशि पृथक क्यों करेंगे? ताकि कभी भी अपना नुकसान हो रहा है, अपन कभी घाटे में जा रहे हैं, तो उस घाटे को भरपाई करने के लिए ये धनराशि का उपयोग किया जा सके। तो बड़ी बड़ी कंपनियां ये आर्थिक पूंजी का भी उपयोग करती हैं। अच्छा, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया पीटी के लिए इम्पोर्टेंट। पीटी देखो, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया। देखो पूंजी निर्माण कैसे होता है? पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में नॉर्मली यही तो बात करेंगे ना, पूंजी का निर्माण कैसे हो रहा है। देखो कोई भी जैसे अपनी साधन आय है, साधन आय से मतलब नहीं, वहाँ से अपने को जो भी अपन कोई भी गतिविधि हो रही है, जैसे अपनी कोई कंपनी है, यहाँ पर अपन कंपनी से अपने को आय प्राप्त हो रही है, ये कौन सी आय होगी? साधन आय होगी, है ना। यानी सक्रिय, कोई भी अपन सक्रिय रूप से जो आर्थिक गतिविधि है उससे जो प्राप्त आय हो रही है, जैसे किराया प्राप्त हो रहा है, अपने दुकान बनाई, दुकान से अपने जो किराया प्राप्त हो रहा है वो हो गया साधन आय। पारितोषिक, ब्याज, रॉयल्टी वगैरह, जहाँ से अपने को कोई भी, अच्छा पहले पेंशन इसमें शामिल नहीं थी, सक्रिय आर्थिक गतिविधियों में पहले पेंशन शामिल नहीं थी। आप ये मत सोचना कि जो अपने को पेंशन मिल रही है, कोई वृद्ध व्यक्ति है उसको सरकार पेंशन दे रही है, वो उसके आर्थिक गतिविधि में सक्रिय रूप से आर्थिक गतिविधि में शामिल नहीं है। नहीं, वो सक्रिय रूप से आर्थिक गतिविधि में शामिल है। ध्यान रखना, पेंशन सक्रिय रूप से आर्थिक गतिविधि में शामिल है। यहीं पर कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि अपन सोच सकते हैं यार वो तो काम नहीं करा तो उसके पास रुपये आ रहे हैं, तो सक्रिय तो नहीं होगा, वो तो लाभ का स्थानांतरण हो रहा है। नहीं, उसको अब जो नई पेंशन योजना है ना, उसके अंतर्गत इसको सक्रिय आर्थिक गतिविधियों में शामिल कर लिया गया है। तो अब बात करते हैं अपन, ध्यान रखना पूरे इसका पूरा अपन समझने के लिए किराए को माध्यम के रूप में लेंगे। तो कोई भी किराया प्राप्त हो रहा है, हो गया साधन आय हो गया। अब किराए में से यदि कर को निकाल देंगे कि अपने 100 रुपये किराया प्राप्त हो रहा है, इस 100 रुपये में से अपन सरकार को कर दे रहे हैं, मान लो सरकार को 10 रुपये कर दे रहे हैं, तो 10 रुपये करके देने के बाद अपने पास 90 रुपये बचे, वही तो अपन काम में ले सकते हैं, खुद के काम में के लिए ही तो ले सकते हैं ना। वो 10 रुपये तो अपने काम के लिए नहीं है ना, वो तो सरकार के पास ले गए। तो जो अपने काम के लिए जो रुपये बचे हैं, यानी जो 90 रुपये बचे हैं, वो हो गई परियोज्य आय, साधन आय। टोटल अपना जो रुपये मिल रहे हैं वो, यानी अपने को जो आय प्राप्त हो रही है वो, इसमें से जो सरकार को देने के लिए जो अपन कर निकाल दिए, जो अपने काम नहीं ले सकते, वो बचे 90 रुपये, इसको क्या बोलेंगे? परियोज्य आय। तो जितनी ज़्यादा अपने पास परियोजना आय होगी, यानी अपने पास 90 रुपये, तो 90 रुपये से अपन सामान खरीदेंगे, यानी अपन मांग में वृद्धि कर रहे हैं। यदि 90 की जगह अपने पास कितने 100 रुपये हुए, तो 100 रुपये तो अपन मांग में और ज़्यादा वृद्धि करेंगे ना, अपन 100 रुपये का सामान खरीदेंगे, तो मांग में वृद्धि हो रही है ना। तो ध्यान रखना, जितनी अधिक परियोजना आय होती है, यानी जितनी अधिक परियोजना आय होती है और उससे मांग में वृद्धि होती है। जैसे जैसे अपनी परियोजना आय बढ़ती जाती है, 100 रुपये की जगह यदि अपने पास 1000 रुपये हो गए, तो 1000 रुपये का अपन सामान खरीदने के लिए मांग का जनरेट करेंगे। तो जैसे जैसे परियोजना आय में वृद्धि हुई, तो मांग में भी वृद्धि हुई। अपन पहले 90 रुपये की मांग जनरेट कर रहे थे, लेकिन अब 1000 रुपये की मांग जनरेट कर रहे हैं। तो परियोजना आय और मांग में सीधा संबंध होता है। अब 90 रुपये परियोजना आय। अच्छा, अब इसमें से कुछ ज़रूरी खर्च हो गया, जैसे खाने के लिए जो खर्च वगैरह हो गया, मतलब ये कुछ आवश्यक जो भी ज़रूरी खर्च हो गए, मान लो उसके लिए अपन ने 40 रुपये खर्च कर दिए। ज़रूरी खर्च 100 रुपये अपने को प्राप्त हुई, उसमें से सरकार को दे दिए। फिर अपनी ज़रूरी खर्च के लिए 40 रुपये ज़रूरी खर्च के लिए निकाल दिए, मतलब जो भी मतलब आवश्यक है, ये खर्च अपना करना ज़रूरी है। तो उस खर्च को निकालने के बाद जो रुपये बचे, कितने बचे अपने पास? 50 रुपये बचे। तो ये 50 रुपये क्या कहलाएंगे? ये होगी विवेकशील आय।
कि हाँ अब इनका विवेकपूर्ण अपन उपयोग कर सकते हैं, अपन कुछ भी उपयोग कर सकते हैं। ये अपना मतलब अपन सेफ रूप में बच रहे हैं, इनको या तो अपन व्यय कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, अतिरिक्त रूप से खर्च कर सकते हैं, या अपना बचत कर सकते हैं। यदि अपन इसको बचत कर लिया, मान लो 10 रुपये अपन ने और खर्चा कर लिया, अपनी विलासिता के लिए खर्च कर लिया, अधिक खर्च कर लिया, अपनी जरूरी खर्च तो निकल गया, मैंने खाना रोटी वगैरह के लिए अपने खर्चा निकाल चुके हैं, लेकिन उसके बाद अपन 10 रुपये अतिरिक्त और खर्च कर लिए। यानी कोई व्यक्ति है जो कुछ भी विलासिता के लिए बीड़ी सिगरेट वगैरह पी रहा है, तो उसने अतिरिक्त रूप से 10 रुपये और खर्च कर लिया या कपड़ों पर खर्च कर दिया, लेकिन मान लो उसने 40 रुपये बचा लिए, 50 में से 10 व्यय में कर दिया और 40 बचा लिया। 40 बचा लिया तो 40 का निवेश ही तो करे ना, या तो उसको बैंक में रख देगा, या बैंक में रख के वो दूसरी दुकान बनाने के लिए उसको निवेश कर दिया, वापस 40 का अपना निवेश कर दिया। अब निवेश कर दिया तो ये क्या बनेगी, ये पूंजी बनेगी ना। 40 रुपये का जैसे निवेश किया, उसने दुकान खरीद ली और दूसरी दुकान खरीद ली, ये दुकान खरीदी। अब दुकान खरीद ली तो वापस इसका किराया फिर से आने लगेगा, इसका भी किराया आने लगेगा, तो अपनी साधन आय में वृद्धि हो जाएगी। तो जैसे जैसे बचत में वृद्धि होगी, तो यानी बचत में वृद्धि हुई, बचत में वृद्धि हुई तो पूंजी या निवेश में अपने वृद्धि करेंगे। निवेश में वृद्धि हुई तो इसका क्या परिणाम निकलेगा, जो अपनी साधन आय है, यानी जो अपने पास जो अंत में जो सक्रिय रूप से अपनी गतिविधि से रुपये प्राप्त हो रहे हैं, उसमें भी वृद्धि हो जाएगी ना। पहले एक दुकान थी, अब ये हो गई दूसरी दुकान, दूसरी दुकान से फिर से धन प्राप्त होगा, इससे फिर 100 रुपये प्राप्त हो गए, अब कितने रुपये हो गए, 200 रुपये हो गए। तो ये चक्कर सुचारू रूप से चल रहा है ना, तो ये अच्छा चक्कर है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, अर्थव्यवस्था का इसको बोलते हैं अर्थव्यवस्था का सुचक्कर, यानी अच्छा चक्कर। समझाने के लिए एक बार फिर से बता रहा हूँ। साधन आय यानी अपने पास 1000 रुपये 100 रुपये किराया आया था, 100 रुपये किराया क्या है, अपनी आर्थिक गतिविधि से आया, वो हो गया साधन आय। इसमें अपन सरकार को 10 रुपये दे रहे हैं, यानी वो अपने काम नहीं आ रहा, तो उसको अपन अपने उपयोग में नहीं कर सकते, उसको अपन सरकार को देना है, तो अपने पास केवल 90 रुपये बचे जो अपन खुद के लिए खर्च कर सकते हैं, उसको बोलते हैं प्रयोज्य आय। अब खुद के लिए खर्च कर सकते हैं, उसमें भी कुछ ज़रूरी खर्चे होंगे ना, कि इनको तो करना ज़रूरी ही है, इनके मतलब ऐसा नहीं है कि अपन 90 रुपये केवल बचा के रख दें, नहीं, अपने खाना पीने के लिए खर्च करेंगे। तो 90 रुपये में से अपन 40 रुपये अपने ज़रूरी खर्च कर दिए, खाने पीने के लिए खर्च कर दिए। अपने पास कितने रुपये बचे, 50 रुपये बचे। 50 रुपये में से अपन दो काम कर सकते हैं, या तो उसका अपन व्यय कर सकते हैं, यानी वो 50 रुपये में से और एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह खरीद रहे हैं, एक्स्ट्रा खाना वगैरह खा रहे हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपन फिर भी खर्च कर रहे हैं, बीड़ी सिगरेट पे किसी भी चीज़ पे खर्च हो रहा है, गाड़ी वगैरह पे खर्च हो रहा है, वो हो गया एक्स्ट्रा खर्चा। मान लो वो अपने 10 रुपये खर्च कर दिए, बचे कितने अपने पास, 40 रुपये। अब इस 40 रुपये बचत को अपन निवेश कर रहे हैं, वापस एक दुकान खरीदने के लिए एक और निवेश कर लिए। तो जैसे एक और दुकान खरीदे, मतलब बचत करके निवेश किए, निवेश से एक और दुकान बन गई अपनी। जैसे दुकान बनी तो पहले एक दुकान से 100 रुपये आ रहे थे, अब दूसरी दुकान हो गई तो फिर से 100 रुपये आ रहे हैं, यानी निवेश करने पर साधन आय में वृद्धि हो रहा है। तो फिर से मतलब जितना अधिक साधन आय होगी, फिर से प्रयोज्य आय में वृद्धि होगी, प्रयोज्य आय में वृद्धि होगी तो विवेकशील आय होगी, और ये चक्कर सुचारू रूप से चलता रहेगा। इसको बोलते हैं अर्थव्यवस्था का सुचक्कर। पेटी और मैथ दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये चक्कर पूरा दुष्चक्कर भी बन सकता है। ये दुष्चक्कर कैसे बन सकता है वो समझो। यदि मेरे पास 90 रुपये है, लेकिन मेरा जो ज़रूरी खर्च था वो पूरा 90 रुपये है, या वो पूरा 100 रुपये है। मेरे पास साधन लागत के रूप में 100 रुपये थे, मेरा उसमें टैक्स दे दिया, 100 रुपये मेरे पास कुल रुपये आए थे, किराया था, उसमें से 10 रुपये मैंने टैक्स दे दिया, बचे मेरे पास 90 रुपये। लेकिन मेरा जो ज़रूरी खर्ची है वही 100 रुपये है मान लो, तो मेरे पास 10 रुपये का मुझे कहाँ से क्या करना पड़ेगा, 10 रुपये का मुझे ऋण लेना पड़ेगा। ऋण लेना पड़ेगा तो मैं बचत कर पाऊँगा क्या, आगे जो मेरी विवेक से जरूर खर्च करने के बाद मेरे पास 10 रुपये उल्टा खर्च और करना पड़े, तो मैं ना तो मैं अतिरिक्त व्यय कर पाऊँगा, ना ही बचत कर पाऊँगा, उल्टा मुझे 10 रुपये का ऋण और देना पड़ेगा। तो आगे ये चक्कर वापस जाएगा, साधन लागत फिर से अगले साल आई, अगले साल फिर से 100 रुपये आई, 100 रुपये में से 10 रुपये का अपना कर्जा दे दिया, 10 रुपये का अपना सरकार को कर देना था वो दे दिया, बचे कितने 80 रुपये। अपना जरूरी खर्च कितना है 100 रुपये। अब फिर से मुझे 20 रुपये का कर्जा लेना पड़ा, पहले 10 का कर्जा लिया, फिर 20 का कर्जा लिया, फिर अगले साल वापस मुझे कर्जा बढ़ाना पड़ेगा, फिर अगले साल मानो 30 का कर्जा हो गया। तो दुष्चक्कर बनता जा रहा है ना, कि ऋण पर एक ऋण को चुकाने के लिए मुझे दूसरा ऋण लेना पड़ रहा है, तो यानी ऋण पर ऋण की वृद्धि होती जा रही है। ये हो गया अर्थव्यवस्था का दुष्चक्कर।
यानी ज़रूरी खर्च के लिए अपन ने ऋण लिया तो अपन ना तो बचत कर पाएंगे और ऋण में वृद्धि होती जाएगी, ऋण में वृद्धि होती जाएगी। ये हो गया अर्थव्यवस्था का दुष्चक्र, यानी इससे अपन मुक्ति नहीं पाएंगे। तो इसलिए बोलते हैं यदि अर्थव्यवस्था में दुष्चक्र है, यानी ऋण लेके यदि अपन अपनी जरूरी खर्चों को पूरा कर रहे हैं ना, तो ये बहुत ही गंदा दुष्चक्र बन जाता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था में अपने को निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी निवेश करने से पहले देखते हैं कि अर्थव्यवस्था का वहाँ पर सूचक्र है या दुष्चक्र है। अच्छा, अपना ये दुष्चक्र बन गया, अब इस दुष्चक्र को कैसे खत्म कर सकते हैं? यानी अपन ने 10 रुपये का ऋण लिया था, ऋण 2 जगह से ले सकते हैं, वो उसको देखते, उसको बोलते हैं टियर 1 और टियर 2 पूंजी। अब जो अपन ने 10 रुपये का जो ऋण लिया था ना, 100 रुपये अपना किराया था, 10 रुपये अपन ने सरकार को कर दे दिया। जरूरी खर्च अपना 100 रुपये था, जरूरी खर्च हो गया। तो अपने को, लेकिन अपने पास तो मौजूद 90 रुपये थे, तो 10 रुपये का अपने पास अपने को ऋण लेना पड़ेगा। ऋण लेने के लिए 2 जगह से ले सकते हैं, या तो अपने पास ही कोई पुराना सामान, पुराना रुपये पड़े थे, वहाँ से अपन इसको भरपाई कर लिए, है ना, तो या तो स्वयं के पास थे, या फिर अपन ने कोई दूसरी संस्था से ऋण ले लिया, कोई दूसरे संस्था से, किसी बैंक से ऋण ले लिया, या कोई दूसरी कंपनी है उससे ऋण ले लिया। अच्छा, इससे 2 प्रकार का हो सकता है, या तो अपन ने ऋण के रूप में लिया है, या फिर जो अपनी दुकान थी ना उसमें हिस्सा दे दिया, हिस्सेदारी दे दी कि तू मुझे रुपए दे दे, तुझे मैं अपनी दुकान का जो भी आय प्राप्त होगी उसका 10% हिस्सा दे दूंगा। तो 2 प्रकार से हो सकता है, या तो अपन 10 रुपये का ऋण ले लेंगे या फिर हिस्सेदारी ले लेंगे। तो जो स्वयं की पूंजी होती है ना, उसको बोलते हैं टियर 1, वो टियर 1 के अंदर आती है वो पूंजी, यानी व्यक्ति की जो स्वयं की पूंजी होती है उसको टियर 1 बोलते हैं। ध्यान रखना, आगे इकोनॉमी में टियर 1 और टियर 2 हमेशा काम आएंगे, क्योंकि अपन जैसे वित्त का सेक्टर की बात करेंगे तो टियर 1 और टियर 2 पूंजी के रूप में इनको वर्गीकृत करेंगे, और वहाँ से हर साल पर्सन पूछते हैं। तो टियर 2 पूंजी कौन सी हो गई? या तो ऋण के रूप में ली गई है, या इक्विटी वित्त, यानी अपनी हिस्सेदारी, दुकान में से हिस्सेदारी दे दी। ऋण के रूप में वित्त लिया है, उसमें जोखिम कम रहता है, यानी किसी व्यक्ति ने ऋण दिया था, इसने दिया 10 रुपये का ऋण दे दिया, अब इसको पता है कि अगले साल में मुझे ऋण मिल जाएगा, यानी इसमें जोखिम कम है। लेकिन ये ऋण में बचत भी जैसे बोलेगा कि तू मुझे 10 रुपये दे दे, अगले साल में तुझे 11 रुपये दे दूंगा, यही तो होगा ना। तो इसमें मतलब जो वापस रिटर्न प्राप्त हो रहा है वो कम मात्रा में प्राप्त हो रहा है, यानी सीमित आय प्राप्त हो रही है, लाभ सीमित हो रहा है, लेकिन इसमें नुकसान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगले साल उसको देना ही देना पड़ेगा। हिस्सेदारी में क्या हो सकता है कि 10 रुपये ले लिया, हिस्सेदारी दे दिया, लेकिन दुकान ही डूब गई, दुकान डूब गई तो क्या हुआ, इसको 10 रुपये भी हो सकता है 10 रुपये भी ना मिले, यानी इसमें जोखिम अधिक है ना। तो ध्यान रखना, जो हिस्सेदारी होती है यानी इक्विटी होती है उसमें जोखिम अधिक होता है, लेकिन जो ऋण होता है उसमें जोखिम कम होता है, यानी जोखिम कम होगा और लाभ भी कम होगा। तो समझ में आया? टियर 1 पूंजी क्या होती है, टियर 2 पूंजी क्या होती है, और अर्थव्यवस्था के दुष्चक्र को खत्म करने के लिए ऋण लिया जाता है वो क्या होता है। अब बात करते हैं आयकर की। आयकर क्या है? जो भी पूंजी का निर्माण कर रहे थे ना, इस पूंजी निर्माण के लिए यदि जैसे अभी जो अपन 40 रुपये का निवेश करके जो पूंजी निर्माण कर रहे थे, इसमें यदि अपन ने 40 रुपये खर्च किए और अपने को 10 रुपये प्राप्त हो रहे हैं रिटर्न में, ये होता है पूंजी निर्माण की जो दर होती है। यानी 40 रुपये पूंजी खर्च किए, यानी अपने रुपये खर्च किए और उससे अपने को 10 रुपये का प्राप्ति हो रही है, ये होता है वर्धशील निर्गम पूंजी अनुपात। यानी जो निवेश, जितना अपन ने निवेश किया, 40 रुपये का निवेश किया, उससे प्राप्त कितना हो रहा है, 10 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, आयकर बोलते हैं। भारत में इसकी स्थिति क्या है कि यदि अपन 4 रुपये खर्च करते हैं ना, तो अपने को 1 रुपये प्राप्त होता है, यानी 4 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1 रुपये प्राप्त होता है। तो ये तो, और यदि ऐसा हो कि यदि अपन 2 रुपये खर्च करें अपने को 1 रुपये प्राप्त हो, तो यह स्थिति अच्छी है ना। तो जितना आयकर का जो अंतर होता है, आयकर का अंतर जितना कम होगा उतना ही लाभ या अर्थव्यवस्था के लिए वो उतना ही अधिक अच्छा रहेगा। यदि मान लो 10 रुपये है और अपने को बदले में 1 रुपये प्राप्त हो रहा है, 10 रुपये का निवेश करने के बाद 1 रुपये प्राप्त हो रहा है, और एक जो है 4 रुपये का निवेश करने पर ही 1 रुपये प्राप्त हो रहा है, तो कौन सी स्थिति ज़्यादा अच्छी है? 4 रुपये वाली स्थिति अच्छी है ना 10 की तुलना में। तो वहीं पर अब क्योंकि यदि ये स्थिति है तो यानी 8 रुपये खर्च करके 2 रुपये प्राप्त कर सकते हैं, और या तो 10 रुपये खर्च करने के बाद भी केवल 1 रुपये प्राप्त हो रहा है, तो ये स्थिति बेहतर है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि यदि इनका अनुपात कम होगा, यानी आयकर के मध्य अनुपात कम होगा, तो अर्थव्यवस्था के लिए सही है।
अच्छा, ये किस कारण से हो सकता है? मतलब कोई अर्थव्यवस्था है, वहाँ पर 10 रुपये खर्च करने पर ही 1 रुपये प्राप्त हो रहा है, 10 रुपये खर्च करने पर 1 रुपये प्राप्त हो रहा है। और एक अर्थव्यवस्था है जहाँ पर 4 रुपये खर्च करने पर 1 रुपये प्राप्त हो रहा है। 2 कारण हो सकते हैं। या तो वहाँ पर प्रबंधन है, जो भी अपन रुपये वगैरह खर्च करने की, मतलब अस्त व्यस्त खर्च हो रहा है, वहाँ पर कोई अच्छा मैनेजमेंट नहीं है, रुपये के फालतू रुपये बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, तो वहाँ पर ये स्थिति रह सकती है ना। यहाँ पर रुपये का प्रबंधन बहुत अच्छा है, सोच समझ के रुपये खर्च किए जा रहे हैं, इस कारण ये स्थिति मतलब यहाँ पर अंतर कम है। दूसरा, स्रोतों की अधिक पूंजी की आवश्यकता है। यदि मान लो कोई 1 रुपये प्राप्त करने के लिए अधिक स्रोत की आवश्यकता है, यानी वहाँ पर अवसंरचनात्मक विकास बहुत कमज़ोर है, तो इस कारण जो जितना लाभ प्राप्त होना चाहिए तो उससे कम मात्रा में प्राप्त हो रहा है। तो ये 2 कारण हैं। तो आयकर में जो अंतर होता है उसमें वृद्धि के 2 कारण है। कौन कौन सा? स्रोतों का या तो बेहतर प्रबंधन न हो पाना, या दूसरा क्षेत्रों की अधिक पूंजी की आवश्यकता होना। टियर 1 पूंजी, टियर 2 पूंजी समझ लिए, आयकर समझ लिए, पूंजी का निर्माण किस प्रकार से होता है अपन ने वो समझ लिया। अब अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से होते हैं इसकी अपन कल बात करेंगे। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र हुए, और विनिवेश निजीकरण क्या होता है, रियल सेक्टर वित्तीय सेक्टर क्या होता है, अपन इसके बारे में कल बात करेंगे। ओके, बाय बाय।